तो अभी पिछले वीडियो में हमने जो डीएनए रेप्लिकेशन का सेमी कंजर्वेटिव मैकेनिज्म है वो वॉटसन एंड क्रिक ने प्रपोज किया था और उसको प्रूफ किया था मेसेल्सन एंड स्टाहल ने और टेलर और उनके कलीग्स ने। वो सारे एक्सपेरिमेंट्स हमने समझ लिए। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं डीएनए रेप्लिकेशन के एंजाइमेटिक मशीनरी की। जो डीएनए रेप्लिकेशन है, जो डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस है, उसमें कौन कौन से एंजाइम यूज़ होते हैं, वो किस तरह से वर्क करते हैं, मतलब जो पूरी एंजाइमेटिक मशीनरी है उसको हम यहाँ पे समझने वाले हैं। डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान जो सबसे इम्पॉर्टेंट एंजाइम यूज़ होता है उस एंजाइम का नाम है डीएनए पॉलीमरेज। ऐसे तो बहुत सारे एंजाइम यूज़ होते हैं, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट एंजाइम यूज़ होता है उसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज। पॉलीमरेज का मतलब होता है किसी चीज़ को पॉलीमराइज करना। पॉलीमराइज मतलब सब यूनिट्स को जोड़ के, सिंगल यूनिट्स को जोड़ के एक पॉलीमर बनाना। तो ये जो पॉलीमर सिंथेसाइज करने का प्रोसेस है इसी को बुलाया जाता है पॉलीमॉर्फिज्म। इसी तरह से डीएनए का भी पॉलीमराइजेशन इस पर्टिकुलर एंजाइम के द्वारा होने वाला है। अब ये जो एंजाइम है इसको पहली बार डिस्कवर किया था कॉर्नबर्ज नाम के एक साइंटिस्ट ने। एक साइंटिस्ट थे कॉर्नबर्ज, जिन्होंने सबसे पहली बार फर्स्ट डिस्कवर्ड डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ये जो एंजाइम इन्होंने डिस्कवर किया था ये बैक्टीरिया के अंदर में, ई कोलाई के अंदर, एक टाइप का बैक्टीरिया ई कोलाई के अंदर में उन्होंने डिस्कवर किया था। और जो डीएनए पॉलीमरेज इन्होंने डिस्कवर किया था उसको हम आज डीएनए पॉलीमरेज 1 के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये सबसे पहली बार डिस्कवर किया गया था बैक्टीरिया के अंदर में। अब ये डीएनए पॉलीमरेज 1 नाम इसलिए पड़ा क्योंकि बाद में जब और डिस्कवरी की गई तो बैक्टीरिया में देखा गया कि बैक्टीरिया में टोटल 3 तरह के डीएनए पॉलीमरेज मिलते हैं। बैक्टीरिया या फिर प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए पॉलीमरेज 1, इसके बाद में डिस्कवर हुआ डीएनए पॉलीमरेज 2 और तीसरा डिस्कवर हुआ डीएनए पॉलीमरेज 3, जिसमें से कॉर्नबर्ज एंजाइम हम किसको बोलते हैं? जो फर्स्ट एंजाइम है उसी को हम कॉर्नबर्ज एंजाइम, क्योंकि उन्होंने डिस्कवर किया था। पर मज़ेदार बात यह है कि इन तीनों में से जो मेन एंजाइम है डीएनए रेप्लिकेशन का वो डीएनए पॉलीमरेज 1 ना होकर डीएनए पॉलीमरेज 3 होता है। जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है वो फास्टेस्ट है, उसकी काफ़ी ज़्यादा स्पीड होती है, वो 2000 बेस पेयर पर सेकेंड ऐड कर सकता है। इतनी ज़्यादा स्पीड होने की वजह से जो डीएनए रेप्लिकेशन में मेन एंजाइम यूज़ होता है बैक्टीरिया के अंदर में, जो डीएनए रेप्लिकेशन में मेन डीएनए पॉलीमरेज होता है वो कौन सा होता है? डीएनए पॉलीमरेज 3। तो इन तीनों में से डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो मेन रेप्लिकेशन एंजाइम होता है। अच्छा, फास्ट रेप्लिकेशन के साथ में हमें एरर फ्री रेप्लिकेशन भी चाहिए। भाई डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान सिर्फ फास्टनेस से काम नहीं चलेगा। जो नया डीएनए मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होना चाहिए वो एरर लेस होना चाहिए, एरर फ्री होना चाहिए। तो डीएनए पॉलीमरेज 3 के पास में एक एक्टिविटी होती है, एक एक्शन होता है इसके पास में, जिसको बोलते हैं 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी। 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी। ये डीएनए को पॉलीमराइज तो कर ही सकता है भाई, ये डीएनए को 5' to 3' में पॉलीमराइज कर ही सकता है। कोई भी डीएनए पॉलीमरेज हो या कोई सा भी पॉलीमरेज हो, वो हमेशा किस डायरेक्शन में पॉलीमराइज करता है? 5' to 3' डायरेक्शन में। तो डीएनए पॉलीमरेज 5' to 3' डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन तो कर ही सकता है। पर मान लो 5' to 3' डायरेक्शन में पॉलीमराइज करते टाइम 3' साइड पे कोई गलत न्यूक्लियोटाइड ऐड हो गया। तो यहाँ पे अगर गलत न्यूक्लियोटाइड ऐड हुआ है तो डीएनए पॉलीमरेज क्या कर सकता है? अपनी 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी। एक्सोन्यूक्लियेज मतलब साइड से, जब कोई डीएनए मॉलिक्यूल को साइड से काटता है तो उसको बोलते हैं एक्सोन्यूक्लियस। और किस डायरेक्शन में? 3' to 5, मतलब इस डायरेक्शन में ये 3' साइड से जो नया डीएनए न्यूक्लियोटाइड ऐड किया गया था, जो गलत था, ये मान लो ये एररफुल था, उसको तुरंत रिमूव किया जा सकता है। इसी एक्टिविटी को हम बोलते हैं प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी।
जब डीएनए पॉलीमरेज, मान लो ये हमारे पास में डीएनए पॉलीमरेज है, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता जा रहा है, पर यहाँ पर एक गलत न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाता है। मान लो ये कि गलत न्यूक्लियोटाइड है, तो डीएनए पॉलीमरेज के पास में एक और एक्टिविटी होती है जिसको बोलते हैं 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। वो तुरंत इसको रिमूव कर देगा और इसकी जगह सही न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर देगा। तो इसकी जगह सही न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर देगा, इसी को बोलते हैं प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। तो जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम है, उसके पास में दोनों एक्टिविटीज़ हैं, पॉलीमरेज एक्टिविटी और एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। क्या डीएनए पॉलीमरेज 1 और 2 के पास में ये एक्टिविटीज़ नहीं है? तो ऐसा नहीं है, इनके पास में भी कुछ अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। पहले हम देखते हैं कि भाई जो 3 तरह के डीएनए पॉलीमरेज हैं, इनके पास में क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं और क्यों डीएनए पॉलीमरेज थर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट एंजाइम है फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। तो यहाँ पे हम डीएनए पॉलीमरेज 1 की बात करेंगे, यहाँ पे हम डीएनए पॉलीमरेज 2 की बात करेंगे और लास्ट हम डीएनए पॉलीमरेज थर्ड की बात करेंगे, है ना। इनके पास में क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, इनके पास में क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। पहले हम यहाँ पे लिखते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी। भाई 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में नया डीएनए सिंथेसाइज करने की एक्टिविटी वो तीनों के पास होती है। 5 प्राइम से 3 प्राइम ये भी सिंथेसाइज कर सकता है, ये भी सिंथेसाइज कर सकता है और ये भी सिंथेसाइज कर सकता है। दूसरा होता है एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी जो तीनों के पास में मिलती है वो होती है 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्टिविटी। 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्टिविटी, 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्टिविटी। और इस एक्टिविटी को हम प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी भी बोलते हैं, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, क्योंकि जैसे ही कोई गलत न्यूक्लियोटाइड ऐड होता है पॉलीमराइजेशन के दौरान, वो तुरंत उसको प्रूफ रीड करके रिमूव कर देता है 3 प्राइम साइड से। लेकिन डीएनए पॉलीमरेज 1 के पास एक और एक्टिविटी होती है। 3 प्राइम टू 5 प्राइम तो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी सबके पास है, लेकिन डीएनए पॉलीमरेज 1 के पास में 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी होती है। ये इसका यूनिक फीचर है, ठीक है, ये सिर्फ इसके पास होती है। अच्छा, फिर आता है रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन। अगर सारे के सारे पॉलीमराइज कर सकते हैं तो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों मिलती है? क्यों हमारा सेल हमेशा डीएनए पॉलीमरेज थर्ड को चूज़ करता है? उसका रीज़न है रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन। जो डीएनए पॉलीमरेज 1 है वो हर सेकंड सिर्फ और सिर्फ 10 से लेके 30 बेस पेयर ही ऐड कर पाएगा। जो 2 है वो सिर्फ 20 बेस पेयर पर सेकंड ऐड कर पाएगा, लेकिन जो थर्ड वाला है वो 2000 बेस पेयर पर सेकंड ऐड कर सकता है। अब यहाँ पे देखो स्पीड बहुत ज़्यादा है, किसकी? डीएनए पॉलीमरेज थर्ड की, इसीलिए इसको मेन रेप्लिकेशन एंजाइम माना जाता है। तो मेन रेप्लिकेशन एंजाइम कौन सा होता है? डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। डीएनए पॉलीमरेज 2 क्या करता है? डीएनए रिपेयर में काम करता है। भाई डीएनए रिपेयर में काम करता है। 1 किस में काम करता है? 1 जो मेन काम करता है वो है प्राइमर रिमूवल में। जब हम डीएनए रेप्लिकेशन समझेंगे तो वहाँ पे एक स्टेप आता है आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट होने के बाद, प्राइमर रिमूवल। तो जो प्राइमर रिमूवल का काम है वो सबसे इम्पॉर्टेंटली कौन करता है? डीएनए पॉलीमरेज 1। और ये तीनों अलग अलग काम करते हैं डीएनए को मेंटेन करने में। जो रेप्लिकेशन के दौरान जो मेन एंजाइम है वो होता है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। अब यहाँ पे हमने डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम और उसके डिफरेंट टाइप्स की बात कर ली। अब हम यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन की एक्टिविटी को समझते हैं। जो डीएनए पॉलीमरेज है उसकी एक्टिविटी किस तरह से होती है? एक्टिविटी ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। जब हम डीएनए पॉलीमरेज क्या क्या काम कर सकता है, किस डायरेक्शन में, ये समझ लेंगे तो हमें और क्लियर होगा कि भाई डीएनए पॉलीमरेज के साथ में और जो एडिशनल एंजाइम, जो इसको हेल्प करने वाले एंजाइम यूज़ होने वाले हैं वो कौन से हैं। डीएनए पॉलीमरेज मेन एंजाइम है। जैसे ऑपरेशन थिएटर में एक मेन सर्जन होता है वो डीएनए पॉलीमरेज है।
लेकिन आपने देखा होगा ऑपरेशन थिएटर में बहुत सारे हेल्पिंग हैंड्स भी होते हैं, नर्स होती हैं, जूनियर डॉक्टर्स होते हैं जो उसको हेल्प कर रहे होते हैं। तो इस डीएनए पॉलीमरेज को हेल्प करने के लिए कौन कौन से एंजाइम चाहिए वो हमें तभी क्लियर होगा जब हमें ये पता लगेगा कि डीएनए पॉलीमरेज कौन कौन से ऐसे काम है जो कर सकता है और कौन से ऐसे काम है जो नहीं कर सकता। ठीक, तो पहले बात समझते हैं हम कि डीएनए पॉलीमरेज जो है वो हमेशा टेम्पलेट डिपेंडेंट मैनर में काम करता है। ऑलवेज वर्क इन अ टेम्पलेट डिपेंडेंट मैनर। अब टेम्पलेट क्या है और टेम्पलेट पे क्यों डिपेंड करता है वो समझ लो। देखो, टेम्पलेट का सिंपल सा मतलब होता है एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए सीक्वेंस जिसकी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को इस्तेमाल करके, उस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करके उसका एक कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस, नया सीक्वेंस वो बनाएगा। जैसे मान लो हमारे पास में डीएनए पॉलीमरेज को नया डीएनए सीक्वेंस बनाना है तो पहले उसको एक कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस चाहिए होगी। ये हमारे पास में सिंगल स्ट्रैंडेड टेम्पलेट है जो कि पहले से प्रेजेंट है। इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, मान लो ATGCACGCT मान लेते हैं। तो जो डीएनए मॉलिक्यूल है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, वो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम इसके 3 प्राइम एंड पे जुड़ेगा, इसके 3 प्राइम एंड पे जुड़ेगा, जो पुराना वाला है इसके 3 प्राइम एंड पे जुड़ेगा और इसको रीड करेगा, टेम्पलेट को रीड करेगा किस डायरेक्शन में, 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में। इस तरह से इसको रीड करना स्टार्ट करेगा। जब वो इसको इस तरह से रीड कर रहा होगा तो उसी टाइम पर वो नया डीएनए स्ट्रैंड सिंथेसाइज कर रहा होगा, लेकिन किस डायरेक्शन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री, बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री। ये इस डायरेक्शन में 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में वो क्या करता है, पॉलीमराइज करता है न्यू डीएनए को, नए डीएनए को पॉलीमराइज करता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। लेकिन उसी टाइम पे अगर हम टेम्पलेट को रीडिंग डायरेक्शन देखें, टेम्पलेट को किस डायरेक्शन में रीड करता है, तो टेम्पलेट को रीड करने की जो डायरेक्शन है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम, मतलब ये टेम्पलेट के 3 प्राइम एंड पे जुड़ता है और 5 प्राइम एंड की तरफ मूव कर रहा होता है। ठीक है, तो ये एक्टिविटी हो गई पहली एक्टिविटी। इसीलिए हम डीएनए पॉलीमरेज का पूरा नाम क्या देते हैं, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। अच्छा, दूसरा जो स्टेप है, दूसरा जो एक्टिविटी आपको डीएनए पॉलीमरेज की याद रखनी है कि वो नए स्ट्रैंड को कैन ओनली पॉलीमराइज द न्यू स्ट्रैंड, नए स्ट्रैंड को वो हमेशा पॉलीमराइज कर सकता है किस डायरेक्शन में, ओनली एंड ओनली 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, ओनली एंड ओनली 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। मतलब कि मान लो हमारे पास में एक टेम्पलेट है इस तरह का, एक टेम्पलेट है इस तरह का 3 प्राइम टू 5 प्राइम जिसके पास TAGC है। तो जब ये पॉलीमराइज करेगा तो ये हमेशा ऐसे ही पॉलीमराइज करेगा। किस डायरेक्शन में पॉलीमराइज करता है, मान लो हमारे पास में एक शुगर मॉलिक्यूल है, यहाँ पे होना चाहिए एडिनाइन जो कि इसके साथ पेयर करेगा, ठीक है, और यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप जो कि 5 प्राइम एंड पे प्रेजेंट है। तो इस यहाँ पे क्या आएगा, थाइमीन, जो फिर से डबल प्राइम एंड से बाइंड करेगा। इसके 3 प्राइम एंड पे क्या प्रेजेंट होगा, एक OH ग्रुप। ये जो 3 प्राइम OH ग्रुप है ये बहुत ज़रूरी है, बिना इसके नया डीएनए जो न्यूक्लियोटाइड है वो यहाँ पे आके ऐड कर ही नहीं सकता। अच्छा, कैसे ऐड करता है वो समझ लो। यहाँ पे जो सबस्ट्रेट होता है उसका नाम है DNTP, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड
ट्राईफॉस्फेट। जो सबस्ट्रेट की फॉर्म में इससे जुड़ने आते हैं वो क्या होते हैं? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राईफॉस्फेट। ये रहा एक, मान लो ये आया फॉस्फेट, फॉस्फेट और फॉस्फेट, हमेशा ट्राईफॉस्फेट की फॉर्म में ही आता है। यहाँ पर G प्रेजेंट है तो यहाँ पे C न्यूक्लियोटाइड होना चाहिए बिल्कुल। लेकिन ये जो बॉन्ड बनने वाला है, तो आपको मालूम है 3 फॉस्फेट हैं, पहले का अल्फा, दूसरे का गामा और तीसरे का बीटा। ये जो दोनों बॉन्ड्स होते हैं एनर्जी रिच बॉन्ड, बीटा और गामा फॉस्फेट वाले एनहाइड्राइड बॉन्ड, इनको तोड़ दिया जाता है। जब इनको तोड़ा जाता है तो इसमें से क्या निकलती है? एनर्जी निकलती है। भाई बॉन्ड तोड़ने पे, एनर्जेटिक बॉन्ड तोड़ने पे एनर्जी निकलती है, और इसी बॉन्ड एनर्जी को यूज़ करके फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाया जाता है। इसी को यूज़ करके क्या बनाया जाता है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो ये जो फॉस्फेट है ये डायरेक्टली किससे जुड़ जाएगा? इससे, और यहाँ पे एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन ये हो जाएगा। तो हर बार ऐसा ही होगा। फिर से एक नया ट्राईफॉस्फेट आएगा, एक ट्राईफॉस्फेट एक नया आएगा, फॉस्फेट, 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 जिसमें से 2 रिमूव हो जाएंगे, ये वाला और ये वाला, और ये पहला वाला फॉस्फेट डायरेक्टली इसके OH ग्रुप से बाइंड कर जाएगा। और यहाँ पे कौन सा शुगर होना चाहिए? C के अगेंस्ट G। इस तरह से नई DNA स्ट्रैंड का सिंथेसिस हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में होता हुआ चला जाएगा। अब ध्यान से समझना कि जो सबस्ट्रेट है, जो पॉलीमराइजेशन में इन्वॉल्व होता है, जो सबस्ट्रेट है, वो सबस्ट्रेट कौन सा है? पॉलीमराइजेशन के लिए जो सबस्ट्रेट यूज हो रहा है दैट इज डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स ट्राईफॉस्फेट। ट्राईफॉस्फेट जैसे कि अगर हम ATP की बात करें, डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, DGTP डीऑक्सी ग्वानोसिन ट्राईफॉस्फेट, DTTP डीऑक्सी थाइमिडीन ट्राईफॉस्फेट, DCTP डीऑक्सी साइटिडीन ट्राईफॉस्फेट। तो ये जो चारों ट्राईफॉस्फेट्स हैं, 4 DNTPs डाई न्यूक्लियोटाइड ट्राईफॉस्फेट, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राईफॉस्फेट, ये चारों एज अ सबस्ट्रेट इस्तेमाल किए जाते हैं। अच्छा, ये DNTPs सिर्फ सबस्ट्रेट की तरह इस्तेमाल नहीं होते हैं। सबस्ट्रेट की तरह इस्तेमाल होने के साथ में इनका एक और काम है, ये एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं। जो DNTPs हैं ये क्या प्रोवाइड करते हैं? ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी फॉर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ये 2 डुअल काम करते हैं। जो DNTPs हैं इनके डुअल काम हैं, दीज आर डुअल फंक्शनिंग। एक तो सबस्ट्रेट की तरह काम करेंगे और दूसरा एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं फॉर पॉलीमराइजेशन। और पॉलीमराइजेशन किस डायरेक्शन में होगी? 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होती हुई इस तरह से चली जाती है। अब हमें एक और एक्टिविटी याद रखनी है DNA पॉलीमरेज एंजाइम की। जो तीसरा एक्शन है इसका, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज DNA पॉलीमरेज की एक प्रॉब्लम है कि ये कभी भी DNA पॉलीमराइजेशन या फिर पॉलीमराइजेशन को स्टार्ट नहीं कर सकता, कैनॉट स्टार्ट पॉलीमराइजेशन। ये कभी भी DNA पॉलीमराइजेशन को स्टार्ट नहीं कर सकता। अब इसका क्या मतलब है? भाई मान लो हमारे पास में एक टेम्पलेट है 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में, ATGCCA, यहाँ पे T मान लो। अगर DNA पॉलीमरेज एंजाइम को ये सीक्वेंस दे दी जाए तो कभी भी DNA पॉलीमराइज यहाँ पर नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो कभी भी स्टार्ट नहीं कर पाता। वो पहला न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे एडिनाइन नहीं जोड़ पाएगा। उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए पहले एक बनी बनाई सीक्वेंस दी जाए, पहले एक छोटी सी सीक्वेंस दी जाए इस तरह की,
5 प्राइम टू TTA। जब यहाँ पर एक सीक्वेंस मिल जाती है तो इसके 3 प्राइम एंड पे OH ग्रुप मिल जाता है। जैसे ही इसको 3 प्राइम एंड ग्रुप पर OH ग्रुप दिखाई देता है, उसके बाद ये DNA पॉलीमरेज जो एंजाइम है ये एक्टिविटी शो करना स्टार्ट कर देता है। वो इससे जुड़ जाता है और जुड़ने के बाद में पॉलीमराइजेशन करना स्टार्ट कर देगा, इलोंगेशन करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन इलोंगेशन किसका करेगा? ऑफ एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चेन एट 3 प्राइम एंड। उसके 3 प्राइम एंड को इलोंगेट करेगा किसके? एक पहले से एग्जिस्ट करती हुई चेन के। जब तक पहले से चेन एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी ये नई चेन सिंथेसाइज नहीं कर पाता। ये इसकी प्रॉब्लम है। अब हमने यहाँ पे DNA की काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स समझ ली, उसकी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ समझ ली। अब इन सारी प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए DNA पॉलीमरेज को एक सेट ऑफ एंजाइम चाहिए होते हैं जो उसकी हेल्प करने वाले हैं। DNA पॉलीमरेज तो काम करेगा ही, मेन एंजाइम है, लेकिन उसकी हेल्प करने के लिए उसको कई सारे एडिशनल एंजाइम की भी ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हम एक लिस्ट बना लेते हैं वो एडिशनल एंजाइम जो DNA पॉलीमराइजेशन में DNA पॉलीमरेज के अलावा लगते हैं। तो एडिशनल एंजाइम्स जो यूज़ होंगे उसमें आते हैं, पहला है हेलिकेज। हेलिकेज का मतलब होता है हेलिक्स ब्रेकर। भाई हेलिक्स ब्रेकर, हमारा DNA जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में होता है, लेकिन आपको मालूम है कि भाई DNA पॉलीमरेज को काम करने के लिए टेम्पलेट चाहिए, सिंगल स्ट्रैंडेड DNA चाहिए। बट हमारा DNA कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड DNA। ये डबल स्ट्रैंडेड DNA कौन बनाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हाइड्रोजन बॉन्ड DNA को हेलिक्स की फॉर्म में रखते हैं। अच्छा, कोई ऐसा एंजाइम अगर हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ दे, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है अगर उनको तोड़ दे तो क्या हेलिक्स भी टूट जाएगा? और हेलिक्स टूटते ही ये दोनों स्ट्रैंड आपस में सेपरेट हो जाएंगे। हेलिकेज का यही काम है। हेलिकेज का काम क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना। हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने से हेलिक्स टूटेगा। अब हेलिक्स को कैसे तोड़ा जाएगा ये समझो पहले तो। यहाँ पे एक हेलिकेज एंजाइम है। क्या ये हेलिकेज एंजाइम कहीं पर भी जाकर के मान लो यहाँ से स्टार्ट कर सकता है? क्या यहाँ से स्टार्ट करता है या कहीं बीच से स्टार्ट करता है? भाई कहीं से तो स्टार्ट करेगा ही। अब कहाँ से स्टार्ट करेगा? साइड से या कहीं सेंटर से स्टार्ट करता है? ये हमें समझना है पहले तो। देखो सिंपल सा एक चीज़ रूल समझना कि हेलिक्स को तोड़ना या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना एक एनर्जेटिक प्रोसेस है। अगर हम बात करें हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना, इसमें क्या लगता है? बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है, मतलब ये एनर्जेटिक प्रोसेस है। तो सारा का सारा DNA हमें एक बार में हम खोल नहीं पाएंगे, तो हम क्या करते हैं? छोटे छोटे टुकड़ों में DNA को ओपन करेंगे और जैसे जैसे वो ओपन होता जाएगा वैसे वैसे DNA रेप्लिकेशन करवाते हुए चले जाएंगे। लेकिन कहाँ से ओपन कराएंगे? हमने बोला भाई एक सेक्शन ऑफ DNA ओपन करेंगे, वो तो ठीक है, लेकिन पूरे DNA में आप कहाँ से ओपनिंग कराओगे? तो ध्यान रखना DNA के अंदर में कुछ ऐसी सीक्वेंस होती हैं जिनको हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। DNA के अंदर में कुछ ऐसी सीक्वेंस होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन या फिर ओराई सीक्वेंस। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सीक्वेंस। ये जितनी भी ओराई सीक्वेंस होती हैं ये AT रिच सीक्वेंस होती हैं। ये कैसी होती हैं? AT रिच सीक्वेंस। यहाँ पर एडिनाइन और थाइमीन का रेशियो ज़्यादा होता है ग्वानिन और साइटोसिन से। आपको मालूम होगा एडिनाइन और थाइमीन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड 2 होते हैं और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 होते हैं। तो जो भी DNA AT रिच होगा, जैसे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन AT रिच है, यहाँ पर भी AT रिच है, तो यहाँ से DNA को तोड़ना काफ़ी ईजी है।
तो हमारा सेल हमेशा यही चीज़ फॉलो करता है, जो ओरिजिन सीक्वेंस होती है, जहाँ पर AT रिच सीक्वेंस होती है, वहीं से DNA को ओपन करना ये स्टार्ट करता है। अच्छा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का नंबर प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में अलग अलग होता है। अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो क्योंकि प्रोकैरियोट्स का DNA छोटा सा होता है, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड DNA छोटा सा DNA होता है, तो एक प्रोकैरियोटिक DNA में एक सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, जिसको हम ओराइसी भी बोलते हैं, ओराइजन सर्कुलर। लेकिन अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो आपको मालूम होगा यूकैरियोट्स का DNA बहुत ही इलोंगेट होता है। यूकैरियोट्स का DNA होता है वो बहुत इलोंगेटेड साइज़ का होता है। क्योंकि साइज़ इसका बहुत ज़्यादा लंबा होता है, इसीलिए इसके पास मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होते हैं। ये एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, ये एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, ये एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, ये एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। यूकैरियोट्स के पास में मल्टीपल क्या होते हैं, ओराइसाइट्स, जबकि प्रोकैरियोट्स के पास में एक सिंगल ओराइसी सीक्वेंस होती है। ठीक है ना, तो हमें ये याद रखना है, प्रोकैरियोट्स के पास में सिंगल होती है, यूकैरियोट्स के पास में बहुत सारी सीक्वेंस होती है, मल्टीपल सीक्वेंस होती है। किसी भी केस में ओपनिंग कैसे होती है वो समझो। मान लो हमारे पास एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हमने यहाँ पे बना लिया, यहाँ पे हमने एक सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हम यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, ये है, इसको ब्लू कलर से कर देते हैं। ठीक है, एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे दो हेलिकेज एंजाइम आते हैं, एक हेलिकेज ये है और एक हेलिकेज ये है, ये एक पेयर में आते हैं। हेलिकेज हमेशा किस में आता है बेटा, पेयर में। ये पूरा का पूरा पेयर यहाँ पे बाइंड कर जाता है। जब ये पूरा पेयर यहाँ पे इस तरह से बाइंड कर जाएगा तो ये हेलिक्स को ओपनिंग करना स्टार्ट करते हैं, इस डायरेक्शन में एक और एक इस डायरेक्शन में, जिससे क्या होगा, DNA दोनों साइड से ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। जब DNA दोनों साइड से ओपन होना स्टार्ट होता है तो वो कुछ इस तरह से एक बबल बना लेता है, रेप्लिकेशन बबल। ये जो पूरा ओपनिंग बनी है इसी को बोलते हैं रेप्लिकेशन बबल। ठीक है, अच्छा, इस रेप्लिकेशन बबल में एक हेलिकेज एंजाइम इधर लगा हुआ है जो इधर ओपनिंग कराता जा रहा है, एक हेलिकेज एंजाइम इधर लगा हुआ है जो इस साइड पे ओपनिंग कराता हुआ जा रहा है। क्योंकि जब ओपनिंग होती है तो आपने ध्यान से देखो तो हमारे पास में दो वाई शेप स्ट्रक्चर मिलते हैं, एक ये मिल रहा है वाई शेप स्ट्रक्चर और एक ये मिल रहा है वाई शेप स्ट्रक्चर। ये जो वाई शेप स्ट्रक्चर मिलते हैं, इन्हीं वाई शेप स्ट्रक्चर को बुलाया जाता है रेप्लिकेशन फोर्क, रेप्लिकेशन के चिमटे, रेप्लिकेशन फोर्क या फिर चिमटे। जैसे चिमटे होते हैं ना घरों में, वाई शेप के चिमटे आपने देखे होंगे, इसी तरह की ओपनिंग यहाँ पर देखने को मिलती है। और एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में हमेशा कितने रेप्लिकेशन फोर्क बनते हैं, दो। ये हमेशा याद रखेंगे। NCERT ने इजी करने के लिए क्या किया है, आपको सिर्फ एक साइड का ही पढ़ाया गया है। DNA रेप्लिकेशन हम सिर्फ एक साइड का पढ़ेंगे, एक ओरिजिन ऑफ एक रेप्लिकेशन फोर्क लेकर के पढ़ेंगे। लेकिन याद रखना, एक रेप्लिकेशन बबल में या एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में हमेशा दो रेप्लिकेशन फोर्क बनते हैं, ठीक है, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ। ये हो गया हेलिकेज एंजाइम की एक्टिविटी। हेलिकेज एंजाइम के बाद में जो दूसरा एंजाइम प्रोटीन आता है या फिर एंजाइम आता है, दैट इज सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स, SSB प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स। अब ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स है, इनका काम क्या है, दीज स्टेबलाइज, ये स्टेबलाइज कर रहे होते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड DNA को। जो सिंगल स्ट्रैंडेड DNA है उसको स्टेबलाइज कर रहे होते हैं। हेलिकेज एंजाइम ने सिंगल स्ट्रैंडेड DNA बना तो दिया, पर ये DNA तो वापस चिपक करके
डबल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट हो जाएंगे। भाई ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये वापस चिपक कर डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएं। तो इसको रोकने के लिए बहुत सारे सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स आते हैं और ये इन सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए टेम्पलेट से जुड़ जाते हैं। और इनकी वजह से क्या होता है, ये जो एसएसबी प्रोटीन्स हैं जो वाइट कलर से हमने बनाए हैं, दीज आर एसएसबी प्रोटीन्स, इनका काम है डीएनए को वापस डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में जाने से रोकना। ये डीएनए को दोबारा से डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म बनाने नहीं देंगे। तो ये दूसरा डीएनए पॉलीमरेज का हेल्पर एंजाइम है। अच्छा, तीसरा एक एंजाइम है प्राइमेज एंजाइम। प्राइमेज एंजाइम, प्राइमेज एंजाइम का काम होता है टेम्पलेट पे एक पहले प्राइमर बनाना, टू सिंथेसाइज अ प्राइमर सीक्वेंस। देखो प्राइमर सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, प्राइमर का मतलब क्या होता है। जब हम पेंट करते हैं अपनी दीवारों पे वॉल पेंटिंग करते हैं, है ना, मतलब पुताई वगैरह करते हैं, जब वाइट वॉश करते हैं तो आपने देखा होगा पहले एक बेस ऐड किया जाता है वाइट कलर का, जिसको बोलते हैं प्राइमर ऐड करते हैं। फिर उस प्राइमर को सूखने पे उस पर हम पेंट ऐड करते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि पेंट जो है वो ईजिली दीवार से चिपक जाए विद द हेल्प ऑफ प्राइमर, है ना। अच्छा, आपने ये भी पढ़ा था कि जो डीएनए रेप्लिकेज एंजाइम होता है, जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है, वो नया डीएनए स्टार्ट नहीं कर सकता। उसके पास में ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो नया डीएनए स्टार्ट करते हैं। मान लो यहाँ पे ATGCG CCAACG है, तो यहाँ पे वो नया डीएनए नहीं रख सकता, वो तो सिर्फ इलोंगेट करेगा। उसको एक पहले से चेन होनी चाहिए जिसका 3 प्राइम एंड वो इलोंगेट कर दे। तो ये जो छोटी सी चेन बनाता है यहाँ पे एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में TACGC, ये एक छोटी सी चेन बनाता है जिसके पास में 3 प्राइम OH ग्रुप में OH होगा। ये जो छोटा सा सीक्वेंस बनता है इसी को बोलते हैं प्राइमर। इसी को क्या बोलते हैं, प्राइमर। और ये प्राइमर बनाने का काम करता है प्राइमेज नाम का एक एंजाइम। ये जो प्राइमेज एंजाइम है ये एक्चुअल में है क्या, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अब आप बोलेंगे सर अभी तक हम डीएनए पॉलीमरेज की बात कर रहे थे, हमें तो डीएनए बनाना है, तो यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज कहाँ से आ गया। बेटा कोई भी डीएनए पॉलीमरेज के पास ये कैपेबिलिटी है ही नहीं कि वो डीएनए पॉलीमराइजेशन ज़ीरो से स्टार्ट कर दे, लेकिन किसी ना किसी को तो ज़ीरो से स्टार्ट करना ही पड़ेगा। तो हमारे पास में आरएनए पॉलीमरेज होते हैं। ये आरएनए पॉलीमरेज डीएनए डिपेंडेंट फॉर्म में काम करते हैं, मतलब डीएनए को यूज़ करके बिल्कुल उसका कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड ऐड करेंगे। लेकिन जो एडिशन होगा वो स्टार्टिंग से हो सकता है। आरएनए पॉलीमरेज के पास ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो स्टार्ट नहीं कर सकता, वो स्टार्ट भी कर सकता है। तो आरएनए प्राइमेज जो है या फिर आरएनए पॉलीमरेज जो है वो टेम्पलेट को यूज़ करके एक छोटा सा सीक्वेंस बनाएगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। जब ये सीक्वेंस रेडी हो जाएगा तो यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा और यहाँ से आगे नया डीएनए स्ट्रैंड सिंथेसाइज कर देगा, नॉर्मल डीएनए स्ट्रैंड यहाँ पे सिंथेसाइज हो जाएगा। तो प्राइमेज एंजाइम चाहिए डीएनए पॉलीमराइजेशन को स्टार्ट करने के लिए। इसके बिना डीएनए पॉलीमरेज स्टार्टिंग अपना एक्शन स्टार्ट नहीं कर सकता। अच्छा, एक और एंजाइम है हेल्पर एंजाइम जिसका नाम है टोपोआइसोमरेज। टोपोआइसोमरेज, जिसको बैक्टीरिया के अंदर में हम डीएनए गायरेज भी बोलते हैं। डीएनए गायरेज किस में बोला जाता है, बैक्टीरिया या फिर प्रोकैरियोट्स में। बैक्टीरिया या फिर प्रोकैरियोट्स में इसी को हम डीएनए गायरेज कह करके भी बुलाते हैं। इसका क्या काम है वो भी समझो। देखो हम डीएनए को लगातार ओपन करते जा रहे हैं। भाई डीएनए एक उलझा हुआ धागे की फॉर्म में था जिसको हम लगातार खींच के ओपन करते हुए जा रहे हैं। इस डायरेक्शन में भी ओपन कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में भी ओपन कर रहे हैं। कौन ओपन कर रहा है, हेलिकेज एंजाइम। लेकिन जब हम किसी उलझे हुए धागे को बहुत तेज़ी से खींचते हैं, उसको सुलझाने की कोशिश करते हैं, तो आपने ध्यान से देखा होगा कि उसके आगे वाले साइड पे पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग आ जाती है, वो और ज़्यादा उलझ जाता है। इसको बोलते हैं पॉजिटिव
सुपर कॉइलिंग, इधर भी आ जाएगी और इधर भी आएगी, पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग। ये जो सुपर कॉइलिंग है इसकी वजह से डीएनए रेप्लिकेशन यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, भाई आगे नहीं बढ़ सकता वो, क्योंकि यहाँ पे सुपर कॉइलिंग आ गई। अब इससे ज़्यादा डीएनए को खोलना पॉसिबल नहीं होगा इस डायरेक्शन से आगे, इस साइड से आगे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक स्पेशल एंजाइम चाहिए होता है जिसको बोलते हैं डीएनए टोपोआइसोमरेज। टोपोआइसोमरेज दो काम कर सकता है, जो टोपोआइसोमरेज है वो दो काम कर सकता है। एक डीएनए को कट कर सकता है और कट करने के बाद में डीएनए को ज्वाइन कर सकता है। दोनों काम कर सकता है, डीएनए को कट भी कर सकता है और कट करने के बाद में डीएनए को ज्वाइन कर सकता है। अब देखो क्या करता है, डीएनए टोपोआइसोमरेज गया, टोपोआइसोमरेज ने डीएनए के जो कॉइल्स थे इनको काट दिया। जब डीएनए के जो सुपर कॉइल्स थे ये काट दिए, फिर ये डीएनए के टेंशन को रिलीव कर देगा, डीएनए को सुलझा देगा और सुलझाने के बाद में वापस से जोड़ देगा, जिससे क्या होगा, ये सारा टेंशन रिलीव हो जाएगा, जो सारा सुपर कॉइलिंग है ये ख़त्म हो जाएगा। इधर से भी ख़त्म कर देते हैं, इधर से भी ये ख़त्म हो जाएगा और वापस से हमारा डीएनए पॉलीमराइजेशन स्टार्ट रहेगा। तो टोपोआइसोमरेज रेप्लिकेशन बबल के आगे आगे काम करता है। जो रेप्लिकेशन बबल चल रहा है ये वाला, जैसे जैसे ये बड़ा होता जा रहा है तो इसके आगे आगे कौन काम करेगा, टोपोआइसोमरेज, इधर साइड से भी और इधर साइड से भी आगे आगे काम करता हुआ चला जाएगा। तो ये सारे कुछ हेल्पर एंजाइम है जो डीएनए पॉलीमरेज को आगे चल के हेल्प करने वाले हैं। अब इन सबको मिला के डीएनए पॉलीमराइजेशन एक्चुअल में होता कैसे है वो समझना है हमें, ठीक है। तो अब हम सारे स्टेप्स को मिला देते हैं और सारे स्टेप मिल करके डीएनए पॉलीमराइजेशन कैसे करने वाले हैं वो समझ लेते हैं। इसके लिए हम एक रेप्लिकेशन फोर्क लेते हैं, सिंपल सा, ठीक है। हम सिंपल रेप्लिकेशन फोर्क यूज़ करेंगे। आपको मालूम है जब डीएनए ओपन हुआ था तो दो रेप्लिकेशन फोर्क थे, लेकिन हम एक ही को लेकर के आगे बढ़ते हैं। थोड़ा और इसको इलोंगेट कर देते हैं, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और इधर से हमारे पास में क्या होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इधर से हमारे पास में होगा 5 प्राइम टू ये 3 प्राइम, इस तरह से, ठीक है। हेलिकेज एंजाइम यहाँ पर पहले ही जुड़ चुका होगा, हेलिकेज एंजाइम लगातार इसको खोलता हुआ जा रहा है और जैसे जैसे ये खुलता जा रहा है इसके ऊपर में सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स, छोटे छोटे प्रोटीन्स ऐड होते जा रहे हैं, जो प्रोटीन्स इसको सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में रखेंगे। तो ये जो पीले कलर से हम बना रहे हैं, दीज आर एसएसबी प्रोटीन्स। अब टेम्पलेट डीएनए बनने के बाद में, जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बन गया, टेम्पलेट बन गया, इतना होने के बाद में काम आता है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का, सॉरी पहले प्राइमेज एंजाइम, सॉरी पहले यहाँ पे क्या आएगा और किसकी एक्टिविटी आएगी, प्राइमेज एंजाइम। ये प्राइमेज एंजाइम, जो प्राइमेज एंजाइम है वो दोनों स्ट्रैंड पे 3 प्राइम एंड पे बाइंड करेगा, इधर भी 3 प्राइम एंड पे बाइंड करेगा और इधर भी 3 प्राइम एंड पे बाइंड करेगा। 3 प्राइम एंड पे बाइंड करने के बाद एक छोटा सा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में प्राइमर बना देगा। ये एक प्राइमर है और इधर भी एक प्राइमर बना देगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। प्राइमर बनाते ही एक काम खत्म हो गया इसका, ये रिमूव हो जाएगा। जैसे इसने प्राइमर बनाया इसका काम खत्म और ये क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। अच्छा, प्राइमर के पास में जो प्राइमर बन चुका है आरएनए प्राइमर, इसके ऊपर अब एक्ट करेगा डीएनए पॉलीमरेज। इधर भी एक डीएनए पॉलीमरेज और इधर भी एक डीएनए पॉलीमरेज। ये वाला डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे बाइंड करेगा और ये वाला डीएनए पॉलीमरेज इधर बाइंड करेगा। और डीएनए पॉलीमरेज अब आगे बाइंड करके इस 3 प्राइम एंड को इलोंगेट करेगा। ये जो है ये नया डीएनए सिंथेसाइज करता जाएगा। ये तो आरएनए प्राइमर था तो इसको हम आरएनए से लिखेंगे, लेकिन नया वाला क्या है, डीएनए। इधर भी ये आरएनए है लेकिन आगे जाकर के ये क्या बनाएगा, डीएनए। अच्छा, इतना होने के बाद अब ध्यान से समझना कि ये वाला जो डीएनए पॉलीमरेज है ये यहाँ पर एंड पे आ गया। एंड पे आने के बाद ये रिमूव हो जाएगा। ये वाला जो डीएनए पॉलीमरेज है ये तो यहाँ से रिमूव हो जाएगा क्योंकि इसके आगे तो टेम्पलेट है नहीं, तो टेम्पलेट नहीं है तो वो रिमूव हो जाएगा। लेकिन ये वाला डीएनए पॉलीमरेज रिमूव नहीं होगा, ये तो सीधा सीधा चलता जाएगा।
अब हेलिकेज जो है वो अपने आगे एक्टिविटी करता है। भाई हेलिकेज जो है वो डीएनए को और खोल देता है। मान लो उसने थोड़ा सा डीएनए और खोल दिया, थ्री प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम। इधर क्या लगा हुआ है? हेलिकेज एंजाइम। ये अभी भी इस तरह से आगे बढ़ता जा रहा है। जैसे ही वो आगे बढ़ चुका तो हमारे पास में एक स्ट्रैंड है, ये आरएनए, और आरएनए के आगे डीएनए। ये डीएनए है, ये आरएनए है जो कि प्राइमर है। इधर भी कुछ इसी तरह का, इधर पहले आरएनए प्राइमर लगा था और प्राइमर के साथ में डीएनए। ये डीएनए, इसको कौन बना रहा था? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। अच्छा, यहाँ पे भी ध्यान से देखना कि इसका डीएनए पॉलीमरेज तो रिमूव हो गया। भाई इसका डीएनए पॉलीमरेज तो यहाँ पे टेम्पलेट खत्म हो गया, लेकिन इसका डीएनए पॉलीमरेज अभी भी लगातार इस तरह से काम करता जाएगा। तो ये तो यहाँ तक पूरा इलोंगेट कर देगा, लेकिन यहाँ पर तो हमें क्या चाहिए? वापस से एक प्राइमर चाहिए। तो प्राइमर बनाने के लिए, क्योंकि डीएनए तभी काम कर पाएगा जब इसके पास एक वापस से इसको एक प्राइमर मिलेगा। तो आरएनए पॉलीमरेज वापस से आएगा, जो प्राइमेज एंजाइम है वो यहाँ पे एक छोटा सा प्राइमर बनाएगा, आरएनए प्राइमर। प्राइमर कंप्लीट होने के बाद में डीएनए पॉलीमरेज आएगा। ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आएगा और वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक्सटेंड कर देगा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक्सटेंड कर देगा, डीएनए बना देगा। जैसे ही यहाँ पे आया तो इसका काम फिर से ख़त्म, ये यहाँ से फिर से रिमूव हो जाएगा। भाई इसका काम ख़त्म, डीएनए पॉलीमरेज यहाँ से फिर से रिमूव हो जाएगा, फिर से हमें नया साइकिल चलाना पड़ेगा। लेकिन ये वाला जो डीएनए पॉलीमरेज है ना, ये लगातार चलता जाएगा, ये नहीं रुकने वाला। ये वाला तो लगातार ही चलता जाएगा, ये बार बार रिमूव नहीं होने वाला। लेकिन अगर ध्यान से देखो तो इस वाले स्ट्रैंड पे, जो ये वाला स्ट्रैंड है, इस पे बार बार जो डीएनए है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, वो रिमूव होता है। उसकी जगह एक नया डीएनए पॉलीमरेज आकर के ऐड होता है, वो थोड़ा सा इलोंगेशन करवाता है और फिर वो रिमूव हो जाता है। तो ये जो सिंथेसिस है छोटे छोटे टुकड़ों में हो रहा है। मतलब ये जो सिंथेसिस हो रहा है ये कैसा हो रहा है? डिसकॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस। इस स्ट्रैंड पे कैसा सिंथेसिस हो रहा है? डिसकॉन्टिन्यूअस पॉलीमराइजेशन। कैसा पॉलीमराइजेशन हो रहा है? डिसकॉन्टिन्यूअस पॉलीमराइजेशन। जबकि अगर इस वाले स्ट्रैंड पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस पॉलीमराइजेशन, यहाँ पे क्या चल रहा है? कॉन्टिन्यूअस पॉलीमराइजेशन। लगातार पॉलीमराइजेशन हो रहा है, डिसकॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं हो रहा है। ये जो छोटे छोटे स्ट्रैंड हमें मिले हुए हैं, टुकड़े मिल रहे हैं छोटे छोटे, इनको बोलते हैं ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट। इनको बोलते हैं ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। इनको क्या बोलते हैं बेटा? ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। तो डिसकॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड जो है वो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स की फॉर्म में बन रहा है, जिसको बोलते हैं ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। लगातार हर बार ये रिपीट होगा। ये हेलिकेज एंजाइम आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ने से थोड़ा सा और डीएनए ओपन होगा। इस वाले स्ट्रैंड पे कॉन्टिन्यूअसली डीएनए बनता ही जाएगा एक ही डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम से। लेकिन जो दूसरा वाला स्ट्रैंड है, डिसकॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड, यहाँ पे नया नया प्राइमरेज आएगा, नया नया डीएनए पॉलीमरेज आएगा और हर बार छोटा छोटा स्ट्रैंड सिंथेसाइज होता हुआ चला जाएगा। अच्छा, इसके आगे हेलिकेज, वो जो टोपोआइसोमरेज है, वो लगातार काम कर रहा है। जो हमारा डीएनए टोपोआइसोमरेज एंजाइम है वो इस सुपर कॉइलिंग को तोड़ के इसको रिलीव कर रहा है। ये लगातार काम कर रहा है, ये हमें मान के चलना है कि ये आगे आगे काम करता हुआ चल रहा है। इस तरह से अल्टीमेटली पूरा धीरे धीरे करके जो डीएनए रेप्लिकेशन होने वाला है एक सेगमेंट का, वो पूरा का पूरा रेप्लिकेशन कंप्लीट हो चुका होगा। तो जब हम फाइनली देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इधर है हमारे पास में 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अच्छा, जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम था, यहाँ पे तो एक ही प्राइमर था 5 प्राइम, और यहाँ पे फिर उसके बाद सारा का सारा क्या है? डीएनए। ये पूरा का पूरा डीएनए है और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रखी है। लेकिन अगर डिसकॉन्टिन्यूअस की बात करें तो भाई डिसकॉन्टिन्यूअस में तो दिक्कत है। यहाँ पे छोटा छोटा डीएनए फ्रेगमेंट ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट की फॉर्म में प्रेजेंट होगा।
इसमें छोटे छोटे स्ट्रैंड बने, ये जिसको हम बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ये एक ओकाजाकी फ्रेगमेंट, एक और ओकाजाकी फ्रेगमेंट, एक और ओकाजाकी फ्रेगमेंट, ये एक ओकाजाकी फ्रेगमेंट, ये भी एक ओकाजाकी फ्रेगमेंट, ये भी एक ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। तो यहाँ पे छोटे छोटे ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में जो पूरा डीएनए है वो सिंथेसाइज हुआ है। यहाँ पे 3 प्राइम एंड यहाँ पे 5 प्राइम एंड। अब बात आती है कि भाई हमें इस आरएनए को रिमूव करना है। भाई आरएनए हमें नहीं चाहिए, हमें तो डीएनए चाहिए, बट छोटा छोटा जो प्राइमेज है वो तो आरएनए है ना। तो ये आरएनएस को हमको रिमूव करना है, और इसको रिमूव करने के बाद में यहाँ पर क्या चीज़ ऐड करनी है, डीएनए ऐड करना है। यहाँ पे क्या चीज़ ऐड करनी है, डीएनए ऐड करना है। अब ये जो प्राइमर रिमूवल का काम है, जो प्राइमर रिमूवल का काम है कि आरएनए को हटा के डीएनए को ऐड करने का जो काम है वो कौन करता है, ये काम करने का काम करता है हमारा डीएनए पॉलीमरेज 1। हमने पहले ही बताया था डीएनए पॉलीमरेज 1 के पास एक स्पेशल एक्टिविटी होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी। 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी। ये अपनी एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी शो करता है, जिससे 5 प्राइम वाले डायरेक्शन से, जैसे मान लो इसको तोड़ेगा, जैसे मान लो यहाँ पे हमारे पास में 5 प्राइम और यहाँ पे प्राइमर है 5 प्राइम टू 3 प्राइम और इस पे डीएनए लगा हुआ है। ये डीएनए है और ये आरएनए। ये जो डीएनए पॉलीमरेज 1 है वो इधर जुड़ेगा, इधर जुड़ने के बाद में 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में इसको तोड़ता जाएगा। किसको, आरएनए को तोड़ता हुआ जाएगा। कौन, डीएनए पॉलीमरेज 1। अच्छा, इसको तोड़ने के साथ में ये नया 5 प्राइम टू 3 प्राइम डीएनए बनाता भी जाएगा। 5 प्राइम टू 3 प्राइम में तोड़ेगा भी, और प्लस 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में नया डीएनए पॉलीमराइज भी करेगा। आरएनए की जगह क्या डालेगा, डीएनए डाल देगा, जिससे जब ये पूरा यहाँ पे पहुँचेगा तो क्या होगा, पूरा का पूरा जो आरएनए था वो डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। पूरा का पूरा आरएनए किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास में कुछ इस तरह की सीक्वेंस मिलेगी 3 प्राइम टू 5 प्राइम और 5 प्राइम टू 3 प्राइम में ये भी डीएनए का बन गया, ये भी डीएनए का बन गया। लेकिन अभी प्रॉब्लम बची हुई है, अभी प्रॉब्लम बची हुई है कि इनके बीच में एक गैप है। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ये नहीं बना पाएगा इनके बीच में। इनके बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने के लिए और एंजाइम आता है जिसको बोलते हैं डीएनए लाइगेज एंजाइम। लाइगेज का मतलब होता है ग्लू का काम करना। ये जो डीएनए लाइगेज एंजाइम है ये इनके बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना देगा। ये क्या बना देगा, इनके बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनते ही ये पूरा का पूरा जुड़ जाएगा। तो डीएनए पॉलीमरेज 1 क्या करेगा, प्राइमर को हटाएगा, डीएनए को जोड़ेगा, फिर जो लास्ट मॉलिक्यूल्स हैं उनको ऐड करने के लिए क्या चाहिए होगा, डीएनए लाइगेज। तो यहाँ पे भी सेम काम होगा। डीएनए पॉलीमरेज 1 जगह जगह जुड़ के इसको तोड़ता रहेगा, और तोड़ने के बाद में यहाँ भी डीएनए पॉलीमरेज 1, यहाँ भी 1 1 1 1 1, और तोड़ने के बाद में डीएनए को जोड़ देगा। एक बार जब डीएनए जुड़ चुका होगा तो हमारे पास में फाइनली डीएनए जो मिलेगा वो कुछ इस तरह का मिलेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम और इधर 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ये भी डीएनए का बन चुका है, ये भी डीएनए का बन चुका है, ये सारे भी डीएनए के बन चुके हैं। पर अभी इनके बीच में गैप्स हैं। इस गैप को फिल करने के लिए कौन सा एंजाइम लगेगा, डीएनए लाइगेज। वो भी स्पेसिफिकली ज़्यादा कहाँ लगेगा, डिसकॉन्टिन्यूअस जो सिंथेसाइज स्ट्रैंड है, यहाँ पे जगह जगह इसको सिंथेसाइज करना पड़ेगा। तो अगर हमें एक ही स्ट्रैंड पूछ ले जहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो वो डिसकॉन्टिन्यूअस जो स्ट्रैंड था, जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट की फॉर्म में बन रहा था, उस स्ट्रैंड पे हमारा डीएनए लाइगेज की एक्टिविटी ज़्यादा देखने को हमें मिलने वाली है। तो ये हमने पूरा डीएनए रेप्लिकेशन समझ लिया, जहाँ पे अलग अलग तरह के एंजाइम मशीनरी थी, कौन कौन से एंजाइम यहाँ पर यूज़ होते हैं और किस तरह से वो टोटल वर्क करते हैं वो हमने समझा।
तो ये हम आई होप ये समझ में आया होगा, और इसके क्वेश्चन भी हम अगले वीडियो में फिर डिस्कस कर लेंगे।